नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डीआरडीओ की तरफ से है। कल भारत की तरफ से बे ऑफ बंगाल के ऊपर एक नोटम वार्निंग को इशू किया गया है और इस बार इसको एक बहुत ही बड़े एरिया के ऊपर इशू किया गया है। जो वार्निंग इशू किया गया है उसको 23 से 24 सितंबर के बीच इशू किया गया है और इसे लगभग 3000 किलोमीटर के दायरे में इशू किया गया है, जिससे साफ होता है कि इस बार भारत को बहुत ही बड़ी मिसाइल की टेस्टिंग करने वाली, जिसकी रेंज लगभग 3000 किलोमीटर के आसपास हो सकता है। इस कैटेगरी के अंदर मेनली बैलिस्टिक मिसाइल आती है और मे भी अग्नि 3 या अग्नि 4 में से किसी एक की ट्रायल होने की बात की जा रही है, या फिर कुछ लोगों का कहना है कि भारत अभी किसी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को भी टेस्ट कर सकता है, जो कि मे बी K4 सीरीज का मिसाइल हो सकता है, या फिर जिस तरीके से जून में अग्नि प्राइम को टेस्ट किया गया था ठीक उसी तरीके से किसी नए मिसाइल की टेस्टिंग भी हो सकती है। अभी इसको लेके काफी सारे स्पेकुलेशन चल रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियली किस मिसाइल का टेस्टिंग होने वाला है ये तब तक पता नहीं चलने वाला है जब तक टेस्ट कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन फिर भी डीआरडीओ की तरफ से अभी अग्नि 4 सीरीज की एक प्राइम वेरिएंट को बनाया जा रहा है, यानी कि अग्नि 4P को डेवलप किया जा रहा है, जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन बेस्ड न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल होने वाला है और ये आगे चल के अग्नि 4 को रिप्लेस करने वाला है और ये कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम होने वाला है, जो कि अग्नि 4 से बेहतर होने वाला है। और इस प्राइम सीरीज के जितने भी मिसाइल होने वाले ये अपने प्रीवियस वर्जन के मुकाबले काफी हल्के होने के साथ साथ काफी एक्यूरेट भी होने वाला है, जिस वजह से इनकी रेंज बेहतर होने वाला है। साथ ही इसमें ज्यादा पेलोड को भी कैरी किया जा सकता है। फिलहाल जब तक टेस्ट नहीं होता है तब तक ये क्लियर नहीं होने वाला कि किस मिसाइल की टेस्टिंग होने वाला है, लेकिन जिस भी मिसाइल की टेस्टिंग होने वाला है उसकी रेंज कम से कम 3000 किलोमीटर के आसपास होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। कुछ दिन पहले एक अपडेट सामने आया था कि पाकिस्तान की तरफ से अभी LOC के करीब मौजूद अपनी 2 एयरवेज को एक्टिव किया गया था और ये एयरवेज पिछले 4 सालों से बंद पड़े हुए थे। इसके अलावा POK रीजन में मौजूद स्कार्डू एयरवेज को भी पाकिस्तान की तरफ से भी काफी तेजी के साथ अपग्रेड किया जा रहा है। इन सबको काउंटर करने के लिए अभी भारत की तरफ से जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन में लगभग 5 नए एयर स्ट्रिप को बनाने का फैसला किया गया है, जो कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि चाइना के लिहाज से देखा जाए तो वहां पर भी मदद करने वाला है, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमारे पास मल्टीपल एयरबेस मौजूद रहेंगे जहां से हम दुश्मन पर काउंटर अटैक कर पाएंगे। मतलब एक ही बार में कभी भी दुश्मन इन सारे एयरवेज पर हमला नहीं कर सकता और अगर वो किसी एक एयरवेज पे या 2 एयरवेज पे हमला करते हैं तो हम तुरंत ही बाकी बचे एयरवेज से फाइटर जेट को स्क्रैम्बल कर सकते हैं। इन सभी को अभी मेनली LOC रीजन पर फोकस करते हुए बनाया जा रहा है, जिस वजह से अभी जम्मू के अंदर 2 और कश्मीर के अंदर 2 और लद्दाख रीजन में सिर्फ एक ही एडिशनल एयर स्ट्रिप को बनाने का प्लान किया गया है। इसके साथ ही राजस्थान सेक्टर में नेशनल हाईवेज को भी अभी इमरजेंसी लैंडिंग ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है, जिसको हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है। अगला अपडेट पाकिस्तान और तालिबान को लेके। ये बात तो आप सबको पता होगा, तालिबान को पाकिस्तान शुरू से ही समर्थन कर रहा है और अभी कुछ रिपोर्ट सामने आए थे जिसके मुताबिक अभी अफगानिस्तान में तालिबान की राज होने के बाद पाकिस्तान को ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मदद से भर के खुफिया डॉक्यूमेंट्स को भेजा जा रहा है, जिसमें टन्स अमाउंट में फाइल, हार्ड ड्राइव्स और कंप्यूटर सिस्टम मौजूद है और इसमें पता नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट अभी अफगानिस्तान से पाकिस्तान को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। क्योंकि जैसे कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट कोलैप्स कर गया था, उसके बाद अफगानिस्तान के अलग अलग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जो एम्प्लॉय थे वो काम पर वापस नहीं आते, तो वहां पर जितने भी डॉक्यूमेंट पड़े हुए थे उन सभी को अभी पाकिस्तान ले जा रहा है। अभी जैसे ये ISI के हाथ लगेगा तो जाहिर सी बात है कि ISI इसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने वाला है और ये आगे चल के अफगानिस्तान के लिए भी एक मेजर खतरा बन सकता है, क्योंकि आगे चल के अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट रहने के लिए मजबूर हो जाएगा या फिर अफगानिस्तान को पाकिस्तान अपने हिसाब से इस्तेमाल कर पाएगा। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक मे भी पाकिस्तान अभी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट या तालिबान के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहती है, यानी कि ऑफिशियली अफगानिस्तान के ऊपर तो तालिबान का राज रहेगा, लेकिन इन सब के पीछे पाकिस्तान मौजूद रहेगा, जो कि तालिबान को एक पपेट के तौर पर इस्तेमाल करेगी और अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट होगा वो पाकिस्तान पर डिपेंडेंट रहेगा। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से अभी अफगानिस्तान को इकोनॉमिकली भी डेवलप करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से अभी उनकी करेंसी में अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करने का ऑफर भी दिया गया है।
अगला अपडेट चाइना की तरफ से। कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें यह बताया गया था कि चाइना की तरफ से अभी एक एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा था, जो कि एक सेल्फ लर्निंग एआई बेस्ड सिस्टम था। और इसको इनिशियली चाइना अपने पायलट्स को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। और ये एआई सिस्टम चाइनीज पायलट्स के साथ डॉग फाइट करते दौरान उनसे फाइटिंग की टेक्निक वगैरह सीख रहा था। और कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि चाइनीज पायलट को हराने लगा था। और फिर कुछ दिन के बाद ये चाइनीज पायलट्स को रेगुलरली डॉग फाइट में हराने लगा था। यानी ये एआई अपने आप को धीरे धीरे विकसित कर रहा था। और आगे चल के चाइना इसको अपने J-20 में इस्तेमाल करने के लिए डेवलप किया जा रहा है। और J-20 को एक तरीके से वो लोग एआई ऑपरेटेड एयरक्राफ्ट बनाना चाहते हैं। लेकिन अभी सुनने को मिल रहा है कि चाइना की तरफ से अभी फाइटर जेट के अलावा अवेक्स को भी एआई एनेबल करने का फैसला किया गया है। जैसे कि आज की किसी भी फाइट में सिचुएशनल अवेयरनेस काफी मायने रखता है। स्पेशली एरियल वॉरफेयर में सिचुएशनल अवेयरनेस किसी भी फाइटर जेट की सर्वाइबिलिटी का एक मेजर पार्ट होता है। अभी चाइना की तरफ से इसमें एक स्टेप आगे जाने का फैसला किया गया है। और अभी चाइना अपने KJ-200 सीरीज के अवेक्स में एआई सिस्टम को और एआई एल्गोरिथम बेस्ड सिस्टम को ऐड करने का फैसला किया गया है। हाल ही में ही KJ-500 सीरीज के अवेक्स के चीफ डिजाइनर की तरफ से एक सेमिनार में बताया गया था कि फ्यूचर वॉरफेयर में अवेक्स सिर्फ एक अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म होने के अलावा और भी बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं। और इनको और भी कई सारे सिस्टम को करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और अभी चाइना अपनी अवेक्स को एक जॉइंट कॉम्बैट प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, जिसमें अवेक्स के साथ चाइना अपने सभी कॉम्बैट यूनिट जैसे कि एयरक्राफ्ट, ग्राउंड यूनिट और शिप्स के साथ साथ सबमरीन्स को भी लिंक करके इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि एक इंटीग्रेटेड कॉम्बैट यूनिट को तैयार किया जा सके। और इसमें अभी वो एआई सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिस वजह से किसी भी ह्यूमन ऑपरेटर के मुकाबले बेहतर एक्यूरेसी के साथ डिसीजन को लिया जा सके और जल्दी इसको लिया जा सके। हालांकि अभी ये प्रिलिमिनरी स्टेज में चल रहा है, लेकिन जल्दी से ही चाइना इसको रियलिटी में बदलने वाला है। और जहां तक चाइना का एम है, वो इसको अभी यूएस के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए डेवलप कर रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि सेम सिस्टम को वो भारत के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगला अपडेट भी चाइना की तरफ से। कुछ चाइनीज मीडिया की तरफ से पब्लिश किए गए आर्टिकल अभी काफी वायरल हो रहे हैं और इसमें चाइना की ग्लोबल एम्बिशन के बारे में जिक्र किया गया है। इस आर्टिकल को सोहू नाम की एक वेबसाइट पर पब्लिश किया गया था, जिसके मुताबिक चाइना सिर्फ भारत की लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश नहीं बल्कि ताइवान के साथ साथ रशिया के कुछ पार्ट पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। वैसे ये आर्टिकल दरअसल 2013 में लिखा गया था, लेकिन अभी ये काफी वायरल हो रहा है, जिसमें बताया गया कि चाइना का अभी जिन जिन देशों के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है, उन सभी को किस तरीके से चाइना सेटल करने की कोशिश करने वाला है। इस आर्टिकल के मुताबिक ताइवान चाइना का सबसे पहला स्टॉप होने वाला है, जहां पर चाइना सबसे पहले कब्जा करने की कोशिश करेगा। और इसके लिए 2020 से ही चाइना कोशिश करने वाला है, यानी कि ताइवान पर इन्वेड करने की कोशिश को 2020 से ही शुरू कर दिया जाएगा। और आपको पता होगा कि चाइना टाइम टू टाइम बेसिस पर अपने एयरक्राफ्ट को ताइवान के एयरस्पेस में भेजता आ रहा है और ये अभी काफी फ्रिक्वेंट हो चुका है, जो कि आगे चल के और भी फ्रिक्वेंट होने वाला है। इस आर्टिकल के मुताबिक चाइना के प्लान के मुताबिक वो 2025 तक ताइवान पर पूरी तरीके से कब्जा करने वाला। और चाइना के प्लान के मुताबिक अगर यूएस और जापान इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो वो 3 महीने के अंदर ताइवान पर कंप्लीट कब्जा करने वाले हैं। अब ताइवान पर कब्जा करने के बाद चाइना धीरे धीरे साउथ चाइना सी रीजन में मौजूद अपने सभी डिस्प्यूटेड आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश करने वाला। और उसके बाद 2035 से 2040 के अंदर वो अरुणाचल प्रदेश यानी कि उनकी सो कॉल्ड सदर्न तिब्बत पर कब्जा करने की कोशिश करने वाला है। और यहाँ पर भी सेम स्ट्रेटेजी को वो लोग अप्लाई करेंगे, जहाँ पर 5 साल का टाइमलाइन रहेगा, जिसमें 2035 तक वो धीरे धीरे अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ करेंगे या फिर भारत की तरफ से रेजिस्टेंस मिलने पर वापस चले जाएंगे। लेकिन ऐसा करते करते 2040 तक वो कम्प्लीटली अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं। अरुणाचल के बाद 2040 से 2045 के बीच सेनकाकू आइलैंड पर और 2050 तक वो आउटर मंगोलिया को कब्जे में लेने की कोशिश कर सकते हैं। और उसके बाद 2060 के आसपास चाइना रशिया के कुछ पार्ट्स पर कब्जा करने की कोशिश करने वाला है, जिसके लिए अभी भी रशिया और चाइना के बीच थोड़े मतभेद चल रहे हैं। और ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की एक प्री प्लान्ड एजेंडा है, जिसे काफी पहले से तैयार करके रखा गया है और इसको टाइम आने पर ही वो लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।